ओके, और एक बहुत ही सुंदर सा कोट फ्रेंड्स आप लोगों के लिए यहां पर मैं सबसे पहले, देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, जो आप लोग कर रहे हो, हार्ड वर्क जो आप लोग कर रहे हो, और जो आप लोग सीखोगे। आज अगर आपसे कोई गलती होती है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो, कोई आप लोगों से कोई पॉइंट आप मिस कर जाते हो, ठीक है, कोई नोट लगा हुआ था, कोई यहाँ पर में नन ऑफ द अबव वाला जो प्रश्न थे या ऑल ऑफ द अबव वाले प्रश्न थे, जो आप लोग मिस कर जाते हो, वो क्वेश्चन आज आप लोग जो सीखोगे उसी का रिजल्ट आप लोगों की सक्सेस रहने वाली है। वो बच्चा सिलेक्शन सूची में नाम हासिल कर पाएगा अपना, जो ये सेशन को अच्छे से देखेगा, पूरा सेशन देखेगा। यहां पर मैं बात पूरे सेशन की हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स आधा अधूरा तो पूरे लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं बात आती है कि कौन वो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो पूरा सेशन अच्छे से देखकर अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा धार दे सकते हैं, जो लिटिल एक्स्ट्रा कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, ये आप लोग बताओगे, जल्दी से बताइए। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर मैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट की, तो इसमें भारत की रैंक 2024 में, अभी 20 मार्च 2024 को ये जारी किया गया, क्योंकि फ्रेंड्स 20 मार्च को आपका जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होता है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर इसको जारी किया गया, और भारत की रैंक 126वीं थी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2023 में भी भारत की रैंक 126वीं ही थी, ठीक है। अब आप लोग सोचिए यहां पर में कि हम लोग 137 देशों में, 137 देशों के अंदर में हम 126वें नंबर पे आते हैं खुशहाली के मामले में, और हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हम कितने खुशहाल देश है, ठीक है। खुशी के मामले में 126वें नंबर पे है। अगर आपसे बोला जाए कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन है, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, तो फर्स्ट नंबर पे जो है फ्रेंड्स फिनलैंड है, ये याद रखना है। सभी लोग लिख देंगे फिनलैंड, एक बार लिख दीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 126वें नंबर पे है, फिनलैंड टॉप पर है, ठीक है। चलिए तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का, जो आप लोगों ने, सभी लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स हैनले पासपोर्ट इंडेक्स वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स का, तो वो भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा बताता रहूंगा, ठीक है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में, पासपोर्ट कोई बता सकता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में भारत की रैंकिंग 2024 में कितनी थी, ठीक है। 2024 वाली बात करो, मैं आपसे 2023 वाला पूछा था आप लोगों से पिछले लीक पेपर में, लेकिन अब 2024 वाला पूछेगा। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि 85th नंबर की रैंक है, पहले 83rd थी, अब 85th है, ठीक है, 85th। ये कहा की बात कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से समझ लो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आपका, ये 2024 की बता रहा हूं। कई जगह पे आप लोगों को जो 83rd मिलेगा वो 2023 का था, ठीक है। अब 2024 की आ चुकी है, 85th नंबर की है, ठीक है। लिख देंगे आप सभी लोग ये सारी चीजें भी। और जल्दी से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी लोग पोल के अंदर में देंगे, ठीक है। पोल के अंदर में जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं। तो यहां पर मैं ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो पुरस्कार किस देश का नागरिक सम्मान है, और किसको, हमारे भारत से किसको मिला है हाल फिलहाल में ये सम्मान? तो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, ये जो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्यूक है ना, इसका मतलब भी होता है आप लोगों का ड्रैगन, ठीक है। तो ड्यूक ग्याल्पो पुरस्कार किस देश से का सबसे बड़ा सम्मान है? जैसे हमारा भारत रत्न होता है, तो ये भूटान का है। और हाल ही में प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है नरेंद्र मोदी जी, वो पहले नॉन भूटानी बन गए, पहले विदेशी, भूटानी लोगों के लिए विदेशी, हमारे लिए अपने, लेकिन उधर के लिए तो विदेशी है ना वो, तो वो पहले नॉन भूटानी बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स कि भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो अवार्ड जो है वो किनको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अच्छा, एक और चीज है फ्रेंड्स जो आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखिए आप लोग। भूटान के किंग का नाम क्या है? भूटान के जो राजा है उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो जिग्मे खेसर नामग्याल, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक उनका पूरा नाम है, ठीक है। तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूटान के राजा का नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने ही दिया ये अवार्ड, तो ये है यहां पर में, ओके। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इनका नाम है। तो एक दो बार अगर आप लोग देखोगे ना इनका नाम, तो आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन से भी आप लोग एलिमिनेट कर पाओगे आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग, हर कोई बच्चा जो है जल्दी से कमेंट के अंदर में करेगा, और मैं यहां पर मैं चाहूंगा कि आप सभी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, इसका आंसर जरूर करें। जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। हर एक बच्चा यहां पर मैं स्क्रीन के ऊपर में देखेगा, और स्क्रीन के ऊपर में आंसर करना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। स्क्रीन पर देखकर आप लोगों के लिए रखा हुआ है, ये आप लोग पढ़े और आप लोग आंसर करें, क्योंकि ये आप लोगों की अटेंशन जो है, आप लोगों का, आपका जो कंसंट्रेशन है उसकी जांच करेगा ये क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहां पर में कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, और आप लोग पोल में भी आंसर कर रहे हो यहां पर में, ठीक है। आपका क्लास लेना है सर, कैसे ले सकते हैं? मैं बताता हूँ, पावर एजुकेशन जी आपको इस क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में बताता हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं लिखी गई है? ये क्वेश्चन आप लोगों का था, ठीक है। तो
तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो है मोर देन वन ऑफ दी अबव। कितने लोगों ने डी आंसर लगाया था ये बता देंगे मुझे। कैसे? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, ये लिखी गई है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस, ये पुस्तक उन्होंने लिखी है। ठीक है। और अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है? मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों को भी बहुत सारे डंडे पड़े, ठीक है, आजादी के जो है स्ट्रगल के अंदर में, तो आप भी हैप्पी रहोगे या अनहैप्पी रहोगे? अनहैप्पी होंगे ना, क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में, है ना, लाहौर में। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं ये याद रखना है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है, लाला लाजपत राय। ठीक है। तो ये दो पुस्तकें ऐसी है जो नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं नहीं वाला सवाल पूछा गया था आप लोगों से, कौन सा वाला नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये होती है बात, ये है सिलेक्शन वाले बच्चे और ये सिलेक्शन वाला ग्रुप, ये टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो सिलेक्शन हासिल करेगा, जो एक्टिविटी कर रहा है और अपने पूरे का पूरा एक हेल्दी यहाँ पर में कम्युनिटी आप लोगों ने क्रिएट की है, तो आप सभी को भी कांग्रेचुलेशन। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। कितने लोगों का सही हुआ था हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे। नोट आप लोगों ने देखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए आनंद मठ किसकी है, आनंद मठ कई बार पूछा जाता है आप लोगों से, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है ये। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स की आनंद मठ जो है वो कौन से रिबेलियन के ऊपर में आधारित थी। आनंद मठ कौन से रिबेलियन के ऊपर में आधारित थी? तो सन्यासी विद्रोह के ऊपर में आधारित थी। ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में। सन्यासी, ठीक है, सन्यासी रिबेलियन, ठीक है, रिबेलियन के ऊपर में, रिबेलियन के ऊपर में आधारित थी। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सन्यासी विद्रोह के ऊपर में। हम लोगों ने इसके बारे में पूरा पढ़ा हुआ भी है फ्रेंड्स आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो आपकी क्लासेस के अंदर में। ठीक है, पूरा पढ़ा हुआ है आपका, और ये पहले ही मिनट के अंदर में जो 100 क्वेश्चन आपको करवाया था उसमें था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कैनल जो है आप लोगों का, ये थार डेजर्ट को इरिगेट करती है। थार डेजर्ट कहां पर में आपका, आप लोगों को पता है फ्रेंड? थार डेजर्ट जो है राजस्थान, आप लोगों को राजस्थान गुजरात वाले साइड के अंदर में मिलेगा, पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर है वहां पर में। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बताना है कि इंदिरा गांधी कैनल निकलती कहां से है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका जो लीक वाला पेपर था उसके अंदर में आया था कि भारत की सबसे बड़ी कैनल कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जो है आपकी जो नहर है वो कौन सी है, ये आप लोगों को बताना था। तो आप लोग चलिए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। यहां पर मैं पोल में भी आंसर कर दिया है और सी आंसर कर रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ के आए। ठीक है, तो वेरी गुड, और बहुत ही हेल्दी आप लोग यहाँ पर में कंपटीशन बढ़िया तरीके से कर रहे हो। तो आंसर हो जाएगा हरी के बैराज। हरी के बैराज कहां पर में है? ये पंजाब के अंदर में है। पहली बात तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है आप लोगों का, 1 नंबर का नोट डाउन करो, 1 नंबर का क्वेश्चन की कहां पर में है, ये पंजाब के अंदर में है। अच्छा, ये पंजाब के अंदर में कहां है? तो ये कौन सी 2 नदियों का संगम होता है, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका बनेगा, कौन से 2 नदियों के संगम पर बनता है ये हरी के बैराज। ठीक है, तो ये 2 नदियां आप लोगों की, ब्यास और सतलज नदी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की ब्यास नदी जब सतलज नदी में जहां पर में आकर मिलती है, उस जगह पे बनाया गया हरी के बैराज, और वहीं से एक नहर निकाली गई है। ठीक है, यहां पर में आप लोग देख सकते हो एक नहर वहीं से निकाली गई है यहां पर में, जो कि राजस्थान में थार डेजर्ट तक जाती है, और यहां पर में जो सूखे इलाके वहां पर में खेतों को पानी मुहैया करवाती है। ये जो आपकी इंदिरा गांधी कैनल है, ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनल है। ये आपका लीक पेपर में आया था, और ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को फ्रेंड्स क्लास में करवा चुका हूं। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने ये करवाया हुआ था हरी के बैराज वाला सपनों वाली क्लास के अंदर में, आपको पेड क्लास में। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल जो है वो सबसे बड़ी कैनल है हमारे इंडिया की। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। इसको पहले राजस्थान कैनल के नाम से भी जाना जाता था, फिर बाद में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी कैनल कर दिया गया। तो हरी के बैराज कौन सी 2 नदियों के संगम से निकलती है? ठीक है, हरी के बैराज कहां पर में 2 नदियों के संगम पर बनता है, वो 2 नदियों का नाम लिख देंगे आप लोग। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काफी ज्यादा अभी एग्जामिनर जो है वो पूछ रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। व्हेन डिड कुंवर सिंह, लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, ब्रीथ हिज लास्ट, अपनी अंतिम सांस ली उन्होंने? तो बिहार से जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये जगदीशपुर जो है वहां के ये तालुकदार थे। ठीक है, जगदीशपुर के, जगदीशपुर, ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसके अलावा आप लोग ये याद रखोगे कि ये लड़ते लड़ते जो है फ्रेंड्स आरा पहुंचे थे। आरा बिहार के अंदर में जो है आरा में ये पहुंचे। बाद में जो है फ्रेंड्स अंग्रेजों के साथ में इनकी मुठभेड़ होती है, जिसमें ये घायल भी हो जाते हैं, और फाइनली
26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पहले भी पूछा जा चुका है, बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। हो सकता है अब आप लोगों से ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जो अभी वाली एग्जाम से आप लोगों की उसके अंदर में पूछ लिया जाए आने वाली एग्जाम्स के अंदर में। और ये आप लोगों को आपके जो ऐप के ऊपर में जो फ्री कंटेंट आपको दिया गया है ना, उसमें भी दिया गया है। तो जितने भी बच्चे वो जो फ्री आप लोगों के पेपर्स वगैरह आप लोगों को दिए गए उसमें भी आप लोग देख सकते हो। 26 अप्रैल 1858 को जो है उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आप लोगों ने पूर्व से पश्चिम तक केंद्रीय हाईलैंड्स की दी गई विशेषताओं का सही क्रम क्या है। अब आप देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। ओके तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन फीचर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब पहली बात तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है कहां पर में आप लोगों के, तो ये मध्य भारत के अंदर में जो आप लोगों के कुछ पठार है ना, इनको सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये अलग अलग इलाके जो है ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट आप लोगों की इनकी जोड़ी आपसे पूछी जा सकती है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पर में आता है आप लोगों का मालवा का पठार, फिर है बुंदेलखंड, फिर है बागेलखंड का पठार और ये छोटा नागपुर का पठार। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, मैंने इमेज को कुछ नहीं किया, बस छोटा करके थोड़ा और जूम कर दिया ताकि आप लोग और अच्छे से देख सके। तो देखिए वेस्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर में मालवा का पठार है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पर में बुंदेलखंड है, फिर बाघेलखंड है और फिर छोटा नागपुर का पठार है। अब मैं आप लोगों को फिर से क्वेश्चन दिखाऊं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे बताइए कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट कौन सा वाला है। चलिए आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ में कौन सा वाला है। आप लोग पूरा टाइप कर दीजिए। देखिए यहाँ पर में सी और बी टाइप करने से कुछ नहीं होगा आप लोगों का। आपको क्या करना है, आप लोगों को लिख लेना एक बार ताकि आपके माइंड में वो न्यूरॉन्स बन जाए। जल्दी जल्दी से बता दीजिए। एक एक बच्चे ने भी अगर एक एक ग्रुप में भी शेयर कर दिया फ्रेंड्स, तो हम लोग बहुत ही आसानी से आप लोगों के लिए जो हमने टारगेट आज सेट किया है वो हम लोग जो है क्रॉस कर जाएंगे। तो सभी लोग एक एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पर में, ठीक है, एक एक ग्रुप के अंदर में जल्दी से सेशन को जो है वो शेयर कर देगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर में फ्रेंड, तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद में यहाँ पर में बाघेलखंड है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बाघेलखंड है, ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बुंदेलखंड है, फिर मालवा है आपका सबसे वेस्ट में, है ना। तो क्वेश्चन के अंदर में क्या पूछा था आप लोगों से, पूर्व से पश्चिम तक पूछा था। अब बताइए अब क्या आंसर होगा आप लोगों का। अब यहाँ पर मैं आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं बात करूं सबसे पूर्व में, तो छोटा नागपुर का पठार है पूर्व में, फिर आप लोगों का बाघेलखंड है, बुंदेलखंड नहीं है, बाघेलखंड है आपका, फिर बुंदेलखंड और फिर मालवा है सबसे ज्यादा वेस्ट में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप लोगों ने इसको आंसर करना था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर पाए होंगे। ओके चलिए हम लोग जो है फ्रेंड जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग हमारे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। और इसको याद रख लीजिए आप सभी लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं मालवा जो पठार है, यहाँ पर मैं आप लोगों की अरावली पर्वत श्रृंखला आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है, इसकी वेस्टर्न बॉर्डर बनाती है। ठीक है, वेस्ट साइड की बॉर्डर बनाती है, वेस्ट। ठीक है, पूरब के पश्चिम की तरफ से यहाँ पर मैं बॉर्डर बनाती है। तो कभी ये भी आ सकता है कि मालवा का पठार या फिर आपका सेंट्रल हाईलैंड के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये भी याद रख लेना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वें नंबर का, तो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इज, भू समकालिक उपग्रह, या फिर आप लोग इसको जो है काफी सारे अलग अलग जियो स्टेशनरी भी आपको डायरेक्टली हिंदी में भी बोला जा सकता है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी डायरेक्टली बोल सकते हैं आप लोगों का। जियो सिंक्रोनस का मतलब ही क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, ओके अर्थ, और सिंक्रोनस का मतलब होता है कि भाई उसके साथ में सिंक हो चुका है, उसी के साथ साथ में घूम रहा है। ओके तो पृथ्वी के साथ साथ में घूम रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है जैसे पृथ्वी घूमेगी 24 घंटे में, वो भी एक चक्कर लगाएगा, है ना, पृथ्वी के साथ साथ में ही चक्कर लगाएगा आप लोगों का। ये भी एक मैं एनिमेशन आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग उसके मदद से जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग समझ पाओगे ज्यादा बेहतर तरीके से। तो आंसर इसका जो है ये हो जाएगा आप लोगों का 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, क्योंकि नाम ही है इसका भू समकालिक उपग्रह। एक होता है सन सिंक्रोनस, कोई मुझे जब तक बता दीजिए सन सिंक्रोनस जो है वो कितना लगाता है चक्कर, सन सिंक्रोनस। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, आप लोग इसको समझ लीजिए ऐसे कि पृथ्वी के साथ साथ में एक ही पॉइंट पर वो फोकस कर रहा होता है। ठीक है, और पृथ्वी के साथ साथ में ही घूमता है इस तरीके से। तो जितना समय पृथ्वी को घूमने में लग रहा है उतना ही समय उसको भी लगता है, 24 घंटे। ठीक है, अच्छा सन सिंक्रोनस मैंने आप लोगों से पूछा था फ्रेंड्स। ठीक है, तो सन सिंक्रोनस को जो है उसकी हाइट कितनी होती है और जियो स्टेशनरी की हाइट कितनी होती है, एक बार सभी लोग लिख दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पर लीक वाले पेपर में आया था।
मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर कहीं पे भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप सभी के सभी लोग जो है इसका आंसर कर सके। यहां पर मैं आप लोग देखिए और आप लोग बताइए जल्दी से, आप चाहो तो मैं आप लोग थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं इसको, जल्दी बताइए सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की हाइट कितनी कितनी है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट आपका बोला जाता है उसकी हाइट है आपकी 36,000 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करेंगे सन सिंक्रोनस, ठीक है, इसकी हाइट 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर में होती है हाइट, ठीक है। ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है 14 ऑर्बिट जो है लगभग 14 ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट करता है हमारे पृथ्वी के एक दिन के अंदर में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है जो आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने आप सभी लोगों ने, ठीक है। और इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों से आया भी था। बताइए अब जब जल्दी से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है आप लोगों का इसका आंसर क्या होगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। और बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स के अंदर में भी आंसर्स आ रहे हैं, ऐसे ही आप सभी लोग आंसर करते रहिए। मैं आप लोगों की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करवा दे रहा हूं जो आपका पेपर क्लियर कराएगा। ये एक एक क्वेश्चन ऐसे है जो चुने हुए क्वेश्चन है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे ना तो आप लोग जो है अपने जो अपने सपने हैं, अपने घर वालों के सपने वो पूरे करने वाले हो आप लोग। थोड़ी सी मेहनत करनी है बस आप लोगों ने। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका डायरेक्टली दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि 36,000 किलोमीटर होना चाहिए उसकी हाइट। यहां भी देख सकते हो आप लोग दिया हुआ है 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर में होता है जो भी इनसेट सीरीज के या फिर आपके वेदर सैटेलाइट होते हैं वो। तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिया वो आंसर हो जाएगा आप लोगों का। सिंपल था ये, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन है आप लोगों के, जैसे इसी के ऊपर में बेस्ड एक टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग बताइए कि भूस्थिर उपग्रह कहां घूमता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कितनी भी हाइट पे छोड़ दो इसको यहाँ पर में, ठीक है। अपन को क्या है, अपन को तो घूमने का ही है, ऐसा छोड़ के चला जाता है भाई घूमना ही तो यार, कितने भी हाइट पे घूम लो करके, ऐसा बोलता है कि वो। या फिर इसको एक फिक्स्ड हाइट पे रखा जाता है, ऐसी हाइट पे रखा जाता है कि उसका मास कितना है उसके आधार पे, ज्यादा भारी है तो भाई भाई इतना मोटा हो गया हूं मैं, अब कितना ऊपर चलूंगा, ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पे मत भेजो, ऐसा बोलता है वो। तो बताइए क्या होता है, भूस्थिर की बात हो रही है यहाँ पर में। तो देखिए ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, फिर भी आप लोग आंसर कर पा रहे हो, अच्छी बात है। फिक्स्ड हाइट के ऊपर में आप लोग चलिए अब अपने नॉलेज को और ज्यादा एक्सपांड करते हुए वो भी बता दीजिए कितनी फिक्स्ड हाइट है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, 70% के करीब करीब बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बहुत बढ़िया। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये टीआरई 2 का ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग आंसर कर पाए, ठीक है, देख रहे हो आप लोग, ऐसे ही आप लोग ओरिजिनल एग्जाम में भी आंसर कर पाओगे। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, रक्तहीन क्रांति, क्योंकि इसमें एक बूंद भी खून का कतरा नहीं बहा और राजा चेंज हो गया। हुआ यूं था फ्रेंड्स कि 1688 में 1688 के अंदर में जो राजा था जेम्स द सेकंड इंग्लैंड का, ठीक है, वो बड़ा ही क्रूर राजा था, ठीक है। अब वहां की जो पार्लियामेंट थी, वहां की जनता ने जिनको सपोर्ट किया हुआ था वो चाहती थी कि राजा को चेंज किया जाए। तो जो पार्लियामेंट थी उन्होंने दूसरे देश का जो राजा था, ठीक है, विलियम ऑफ ऑरेंज, उसको आमंत्रित किया कि आप आओ हमारे देश पर हमला करो और हमारे राजा को भगा दो, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में वो जो राजा जो विलियम ऑफ ऑरेंज था वो जेम्स 2 का दामाद भी था, ठीक है। और जेम्स 2 बूढ़ा हो चुका था, उसको पता था कि वो जीत नहीं पाएगा। तो जैसे उसको खबर मिली कि विलियम ऑफ ऑरेंज आने वाला है वो भाग गया, फ्रांस भाग गया वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और विलियम ऑफ ऑरेंज जब आया तो उन्हें पार्लियामेंट को और ज्यादा पावर दिए। तो इंग्लैंड के अंदर में ये क्रांति हुई थी, ये याद रखना है। कब हुई थी और किस देश में हुई थी, ये दोनों ही क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो 1688 याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, इसमें स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से 1688 आप लोगों को आंसर लगाना है जब भी पेपर में आए। इंग्लैंड के अंदर में हुई थी, जिसके अंदर में जेम्स द सेकंड जो थे उनको चेंज करके जो विलियम ऑफ ऑरेंज थे उनको राजा बना दिया गया था, जो कि जेम्स सेकंड के दामाद भी थे। कभी कभी दामाद लोग ऐसा भी करते, तो दामाद ध्यान से चुनना आप लोग, ठीक है। पहले साइन उन करा लेना, देख भाई चेंज तो नहीं कराएंगे हमको, ठीक है। वैसे आप लोगों को टाइम है लेकिन फिर भी पहले से तैयार रहो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एनसीईआरटी के अंदर में 9th स्टैंडर्ड में ये दिया गया, एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड के अंदर में। जल्दी से बताइए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत लंबा उनको सफर करना पड़ा है फ्रीडम के लिए, बहुत लंबा उन्होंने सफर किया है। जल्दी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जी की ये है। नेल्सन मंडेला कहां के थे वो भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग, कौन से देश के थे वो? साउथ अफ्रीका के, ठीक है। तो 27 साल से भी ज्यादा समय तक जो है फ्रेंड्स वो क्या रहे, जेल के अंदर में बंद रहे अपने अधिकारों के लिए। आप समझ लीजिए, आप रह सकते हो 27 साल तक जिंदगी के। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र नहीं होंगी 27 साल अभी तक यहाँ पर में,
आप लोगों में से, ठीक है, या कुछ होंगे भी 31 साल के, तो 3 साल की जिंदगी बाहर और 27 साल जेल के अंदर में, तो आप सोच लीजिए। तो साउथ अफ्रीका के बाद में जाकर ये जो है राष्ट्रपति भी बने फ्रेंड्स, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया, और भारत की तरफ से इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। केवल 2 व्यक्ति है, केवल 2 व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, विदेशी व्यक्ति, ठीक है, विदेशी व्यक्ति। उनके नाम आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी से कौन कौन थे। जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा सकूं। चलिए, नेल्सन मंडेला की बुक है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपका पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा नहीं है, ये आपका लीक पेपर में भी आया था और इंपॉर्टेंट है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। ये जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा नहीं है, तो पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है बोल रहा है ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, कौन सा खतरा नहीं है। अब यहां पर मैं ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है ट्विस्ट, और बच्चे यहां पर में फंस गए, ठीक है, 50% बच्चे फंस गए यहां पर में। अरे कौन सा खतरा नहीं है बोला है, खतरा जब पेपर लीक हुआ था उसमें पूछा था कौन सा खतरा है, अब हमने यहां बोल दिया खतरा नहीं है। फसल वृद्धि कौन सा खतरा है भाई, खतरा नहीं है ये, ठीक है, ये भी खतरा नहीं है, तो आंसर डी होगा। यहां हमने चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पर मैं आपको जो है आपके साथ में खेला हो गया, ठीक है। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सेशन को पूरा देखो, आपका माइंड खुलेगा, आप लोगों के माइंड को आदत होगी इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने की। जब यहाँ नॉट बोल दिया गया तो आंसर चेंज हो गया, जब वो लीक पेपर था उसमें आंसर बी था, क्योंकि उसमें नॉट नहीं था, हमने यहाँ नॉट लगा दिया, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 50% लोग जो है वहां गलती कर गए आंसर आते हुए भी। तो ऐसा जो है फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में आप लोगों ने नहीं करना है ऐसी गलती छोटी छोटी सी, इसी वजह से आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। 10 में से 10 कितने लोगों के आंसर कितने लोगों के सही हुए, 10 में से 9, 10 में से 8, जल्दी से वो भी कमेंट करके बता देंगे आप लोग। मैं गलती कर दी सर, एग्जाम में नहीं करूंगी अब, चलिए बहुत बढ़िया, ये एक्सेप्ट करने में भी बहुत बड़ी बात लगती है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, बताइए जल्दी से कौन सा गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, परंपरागत जो आप लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हो, ठीक है, तो कौन सा वाला गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा आपका, जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो कौन सा वाला है आप लोगों का गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है, नेचुरल गैस, हाइडल पावर, कोल, डी नन मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है, तो गैर परंपरागत स्रोत की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 2 चीजें आप लोगों की, एक तो वो आप लोगों का रिन्यूएबल नहीं होता है, ठीक है, रिन्यूएबल होता है आप लोगों का नवीकरणीय होता है, और दूसरा लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा होता है। दोनों में से एक भी कसौटी पे खड़ा हो जाए तो आप लोग उसको जो है आप लोग गैर परंपरागत बोल सकते हो, अगर वो नवीकरणीय है, ठीक है, और लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे नेचुरल गैस ये नवीकरणीय नहीं है, नवीकरणीय नहीं है ये आप लोगों का, ठीक है। जल विद्युत जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये इसीलिए आप लोगों का परंपरागत स्रोत की कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है इसको, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफी लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस अभी 20-25 साल 30 साल से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 200-300 साल हो चुके हैं इसको इस्तेमाल किया जा रहा है आप लोगों का। कोयले का इस्तेमाल भी लंबे समय से किया जा रहा है, तो एक भी यहाँ पर में नॉन कन्वेंशनल नहीं है आप लोगों का, ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से समझिए आप लोग फ्रेंड्स, नॉन कन्वेंशनल के अंदर में आते हैं सोलर एनर्जी आप लोगों का, ठीक है, विंड एनर्जी आता है आप लोगों का, पवन ऊर्जा आप लोगों की आती है, ठीक है, टाइडल एनर्जी ज्वारीय ऊर्जा आप लोगों की नॉन कन्वेंशनल के अंदर में आती है, न्यूक्लियर एनर्जी आती है आपकी, बायोगैस आती है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी आती है। इसको प्लीज ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है ये आप लोगों का। वही कन्वेंशनल की बात करेंगे आप लोगों का, तो देखिए नेचुरल गैस आप लोगों का क्या है, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत नहीं है। फायरवुड जो होता है आप लोगों का, हाइडल पावर, यहां पर में देखिए आप लोग हाइडल पावर को कन्वेंशनल में रखा गया एनसीईआरटी के अंदर में, ये इसीलिए ये लेक्चर देखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइडल पावर आएगा आप लोग लगा देंगे यहां पर में, ठीक है, हाइडल वाला आएगा तो आप लोग लगा देंगे नॉन कन्वेंशनल में। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं आपको, कन्वेंशनल में रखा गया है हाइडल पावर को आप लोगों का, ठीक है, हाइडल पावर जो है उसको कन्वेंशनल परंपरागत की सूची में रखा गया है, ठीक है, कोल जो है परंपरागत सूची में रखा गया है, नेचुरल गैस आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है आपका, ऑयल, ठीक है, परंपरागत पेट्रोलियम जितने भी प्रोडक्ट है वो आपके परंपरागत में है, जो जलाऊ लकड़ी होती है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है आपका, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। हिंदी में भी बता दे तो विंड एनर्जी को पवन ऊर्जा कहते हो आप लोग, सोलर को सौर ऊर्जा कहते हैं, टाइडल को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ज्वार, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, आप लोगों की ज्वारीय ऊर्जा जो होती है आप लोगों की
उसके बारे में बात हो रही है। जो ज्वार भाटा उठते हैं, पानी का स्तर बढ़ता है, कम होता है। न्यूक्लियर एनर्जी आप लोगों की, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, बायोगैस आप लोगों की, और ये जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, ये नॉन कन्वेंशनल है। इन दोनों की सूची आप लोगों को फ्रेंड टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसके ऊपर में भी मिल जाएंगी, ठीक है, और ऐप के ऊपर में जो आपका इमेजेस वाला सेक्शन है उसमें भी डाल दिया जाएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में। तो ये याद रखना है आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में कि गैर परंपरागत स्रोत है एक भी नहीं है आपका, ये सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा के प्रकार है, परंपरागत ऊर्जा के प्रकार, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे, ठीक है। जनसंख्या वही रहेगी यदि, जनसंख्या जो है ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, बताइए जल्दी से अगर क्या हो तो, ठीक है, जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जनसंख्या जो है ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। और जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया होगा, ताकि ऐसे ही और भी सेशंस आप लोगों को मिलते रहे। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। तो जनसंख्या वही रहेगी, अगर बर्थ रेट जो है वो ज्यादा हो जाए, भाई बर्थ रेट ज्यादा रहे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, दैट रेट बढ़ जाए तो जनसंख्या कम हो जाएगी, दैट और बर्थ रेट अगर सेम रहे तो जनसंख्या वही रहेंगी, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले ये एनसीईआरटी का आपको दिखा दूं फ्रेंड्स कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जो आया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है थोड़ा, पॉपुलेशन स्टेडी रहेंगी, बर्थ और डेथ रेट समान रहे तो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था ये बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। भारत छोड़ो का नारा जो है फ्रेंड्स ये दिया गया था आप लोगों का महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। भारत छोड़ो का नारा आप लोग बता देंगे जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा जो है फ्रेंड्स ये दिया गया था इनमें से किसी के भी नहीं द्वारा, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का कमेंट के अंदर में आ जाना चाहिए था। 45% जो लोग हैं फ्रेंड्स, ठीक है, करीब करीब जो है मैं देख रहा हूं यहां पर में 700 के करीब लोगों ने जो है आंसर जो है फ्रेंड्स ए लगाया है, और 700 के करीब लोगों ने आंसर सी भी लगाया है, मतलब इक्वली लगभग लगभग। बट आंसर यहां पर में ई है, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये नारा दिया था फ्रेंड्स यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा, साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। सभी लोग लिखेंगे कमेंट में, हर कोई बच्चा लिख देगा ताकि आप लोगों को अगले बार से याद हो जाए। तो आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस जानबूझ के करवा रहा हूं आपको ताकि आप लोगों को याद हो जाए। भारत छोड़ो, ठीक है, और साइमन गो बैक, यूसुफ मेहर अली, लिख दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग कमेंट के अंदर में। ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आप चाहोगे तो फिर से इसको टेलीग्राम, टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में, और टीचिंग परीक्षा का जो पेड ग्रुप है, पेड जो आपका कोर्स है उसमें जो इमेज वाला सेक्शन है उसमें आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा ताकि आप लोग इसकी रिवीजन कर सके, ठीक है। यूसुफ मेहर अली, भारत छोड़ो का नारा और साइमन गो बैक का नारा उन्होंने ही दिया था, ठीक है। चलिए अच्छा, भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो कौन से साल में शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बताएंगा कि कोई मुझे क्विट इंडिया मूवमेंट का ईयर कौन सा था? ईयर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था लीग पेपर में। ईयर बताइए जल्दी से, क्विट इंडिया मूवमेंट का ईयर। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था आपका 1942 में। क्यों शुरू हुआ था ये क्वेश्चन भी आया था, और ये मैंने आपको पेड में पढ़ाया हुआ है आपके जो नेशनल मूवमेंट वाला लेक्चर है उसके अंदर में। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था आप लोगों का क्योंकि जो क्रिप्स मिशन आया था भारत के अंदर में 1942 में। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स जो यहाँ पर में एक प्रस्ताव लेकर आए थे हमारे भारत के अंदर में कि भाई हम लोग भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ दे वर्ल्ड वॉर 2 में, ताकि अंग्रेज लोग, ठीक है, ताकि अंग्रेज लोग हिटलर के खिलाफ युद्ध में मजबूत हो सके। तो वो हम लोगों को इसके बदले में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब हम लोगों को कुछ अधिकार दे देंगे भारतीय लोगों को। तो हम लोगों ने मना कर दिया था, वो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसको हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ओके। चलिए 1942 की बात है, दोनों के दोनों, क्रिप्स मिशन भी 1942, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? ये आपको पढ़ाया था मैंने अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है। आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, ठीक है, टोटल नंबर भी आप बताओगे कि कितनी भाषाएं हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है आपका, ठीक है। बिहार के कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है ऑलरेडी और आगे में भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से फ्रेंड कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है, तो इंग्लिश है, ठीक है, फ्रेंच है, अरेबिक भी है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। टोटल कितनी भाषाएं हैं?
ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग लिख भी रहे हो फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में। तो आप लोगों की जो टोटल भाषाएं है वो 6 भाषाएं है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, 6 कौन कौन सी भाषाएं है ये देखिए, ये वही स्लाइड है जिसके थ्रू मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और कहा भी था कि आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 6 है। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो इंग्लिश है, ये याद रखना था आपने, इंग्लिश है। ठीक है, फ्रेंच है, रशियन है और चाइनीज है। चाइनीज को क्या बोला जाता है? मैंडरीन भी बोला जाता है चाइनीज को। ठीक है, तो इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, ये 4 भाषाएं तो आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये तो जो परमानेंट देश है उन लोगों की भाषा है। इंग्लिश यूएसए और यूके की भाषा है, फ्रेंच फ्रांस की, रशियन रशिया की, चाइनीज चाइना की, ये परमानेंट देश है। ठीक है, अरेबिक और स्पेनिश, ये भी 2 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो टोटल 6 भाषाएं हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, और यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने कंट्रीज है? सदस्य कंट्रीज 193 है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्वेश्चन आप लोगों से कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कौन से साल हुई थी? स्थापना जल्दी बताइए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक आई थिंक 6 to 8 वाले कोर्स के अंदर में मैंने करवाया भी था आपका, यूनाइटेड नेशन की स्थापना से रिलेटेड पूरा कैसे हुई थी स्थापना, पूरा हम लोगों ने देखा हुआ है उसका। तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 के अंदर में हुई थी। ये भी लिख लीजिए आप लोग, आगे में कभी भी मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया है ना, उसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं उसमें भी डाल दूंगा मैं। 24 अक्टूबर 1945 लिख दो। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एमीटर का प्रयोग परिपथ में विद्युत विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एमीटर जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, एमीटर का इस्तेमाल। जल्दी से बता दीजिए क्या ये सही है आप लोगों का? ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों से बोला जा रहा है एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एमीटर जो होता है आप लोगों का, इसको जो है हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। आप लोगों का होता है ना यहाँ पर में, ठीक है, एमीटर जो है आपका इस तरीके से, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उसको सीरीज के अंदर में कनेक्ट किया जाता है, ना कि आप लोगों का पैरेलल के अंदर में। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है उसको। उसके बाद में बोल रहा है गैल्वानोमीटर कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द प्रेशर प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर इसका, तो वैसे बात देखा जाए तो यहाँ पर मैं आप लोगों का जो एमीटर है, ठीक है, इसका इस्तेमाल आप लोग करते हो फ्रेंड्स करंट को मापने के लिए, लेकिन एमीटर जो है हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, और गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल भी करंट को मापने के लिए किया जा सकता है। आप लोग खुद देख लीजिए, एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ। गैल्वेनोमीटर जो होता है आप लोगों का, इसको करंट मापने के लिए किया जा सकता है, और एमीटर जो होता है आपका, जो करंट मापने के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल आपका डिवाइस है, वो सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। ऑलवेज ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है ये, सीरीज के अंदर में। ठीक है, ये आप लोगों की पूरी एनसीईआरटी के ही प्रूफ्स है फ्रेंड्स, पूरे के पूरे। आप लोग यहाँ पर मैं हिंदी में भी देख सकते हो, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे विद्युत की उपस्थिति को भी मापा जा सकता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से, ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है। ठीक है, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस भी माप सकते हैं आप लोग इससे। और परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं जो है एमीटर कहलाता है, विद्युत धारा मतलब करंट मापने के लिए। और सदैव परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है, उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, सीरीज में उसको अटैच किया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम के अंदर में। तो यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, उपरयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बाकी हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ भी था फ्रेंड्स पहले ही आप लोगों का। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर का, ब्लैंक अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, मतलब करेगा बेसिकली, हो गया यहाँ पर में किया है उसने। ठीक है, तो मेजबानी किया, ये आप लोगों ने याद रखना है कि मेजबानी किया। तो गोवा में 37वें नंबर का जो है नेशनल गेम आयोजित हुआ था। तो इसका जो मैस्कट था, शुभंकर था, उसका नाम भी आप लोग बता सकते हो। शुभंकर का नाम क्या था इसके? शुभंकर। ठीक है, शुभंकर आप लोगों को पता है ना कोई चिन्ह लगा दिया जाता है, तो उसका नाम आप लोग बता देंगे। मोगा नाम था उसका, मोगा। ठीक है, मोगा शुभंकर। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था आपका। ठीक है, तो कहां पर में होस्ट किया गया? गोवा में होस्ट किया गया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गोवा में होस्ट हुआ 37वें नंबर का, और इसकी थीम, इसका जो मोटो था वो था गेट सेट गोवा। ठीक है, गेट सेट गोवा इसका मोटो था बेसिकली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, मोगा इसका क्या था? मोगा इसका ये था, ठीक है, शुभंकर, ये आप देख सकते हो, ये है मोगा। मोगा इसका शुभंकर था। ठीक है, चलिए, गेट सेट गोवा इसका मोटो था, मतलब हर इसके सेट नीचे में लिखा हुआ था गेट सेट गोवा, इस तरीके से। ओके,
मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? जल्दी से इसका भी आंसर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, मुगल सम्राट जो थे इन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इंग्लिश खान के अलावा इनको 400 जात का मनसबदार भी बनाया था, 400 जात का। ठीक है, ये इस तरीके से लिखते हैं इसको, जात का मनसबदार। वो जात नंबर होता था एक, जितना बड़ा नंबर उतने बड़ा मनसबदार, आप लोग मनसबदार। ठीक है, ऐसी सिंबॉलिक तौर पर बनाया था उनको। तो विलियम हॉकिंस, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ये कौन से जहाज से आए थे? क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पता है ना, केबीसी में भी पूछा था ये। ठीक है, तो इंग्लिश खान जो है उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को, हेक्टर नाम के जहाज से आए थे ये। हेक्टर नाम का वो जहाज था जिसके कप्तान थे ये वो जहाज था, ठीक है, जो अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से भारत आने वाला पहला व्यापारिक जहाज था। ठीक है, और ये व्यापार की परमिशन लेने के लिए जहांगीर के दरबार में गए और मस्त पैकी तुर्की भाषा में बात की उनसे। ठीक है, जहांगीर भी खुश हो गए, बोले वाह इंग्लिश में बात करता है ये तो। ठीक है, खुश हो गए वो भी कि यार ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है और तुर्की में भी बात कर रहा है। ठीक है, तुर्की भी बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। वाह क्या बात है करके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर में ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए वो जाता और भोजपुरी में बात करता तो इंग्लिश कुमार की उपाधि दे देते उसको, क्योंकि कई सारे नाम में कुमार लगता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़की होती, वो जाके भोजपुरी में बात करती परमिशन लेने के लिए, तो उसका कुमारी नाम लगा देते। ठीक है, तो कुमार या कुमारी नाम लगा दिया जाता अगर कोई भोजपुरी में जाके बात करता। तो वाह यार भोजपुरी में बात कर रहा है विलियम हॉकिंस, तो खान लगा दिया, तुर्की में बात कर रहा था इस वजह से। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, एम्पेरर जो जहांगीर थे उन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ओके, और 1611 तक वो उनके दरबार में रहा। ठीक है, बहुत खुश करने की कोशिश की लेकिन वो खुश नहीं हुआ था इतना ज्यादा जहांगीर उनसे, मतलब परमिशन वगैरह ज्यादा नहीं दी थी। तो 1608 में आया था सूरत के अंदर में, ये याद रखना, हेक्टर नाम के जहाज से, और तुर्की भाषा में बात की थी, मस्त पैकी एक नंबर तुर्की भाषा में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? 338। और ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। देखिए अब इसमें बच्चे लोग ये नहीं बोल सकते कि सर इतना टफ ऐसे कोई भी एक आर्टिकल कैसे पूछ सकते हैं। भाई ये पढ़ाया है मैंने आप लोगों को और ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 300, ठीक है, 38, 338 मैं आपको पूरा का पूरा दिखाता हूँ यहाँ पर। मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर हर चीज आप लोगों को यहाँ पर मैं बताया था। तो आर्टिकल नंबर 338 जो है 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है आप लोगों का, यहाँ पर मैं आई थिंक कुछ ऑप्शन के अंदर में कुछ गड़बड़ सी हुई है यहाँ पर में। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, आप लोग इसमें से आंसर कर दीजिए यहाँ पर में। नेशनल कमीशन फॉर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में? 338। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर में भारतीय संविधान का जो 338 है आप लोगों का, जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर है वो बताइए आप लोग। चलिए 3 ऑप्शन ही देते हैं यहाँ पर में, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, लेकिन आप लोग यहाँ पर में 3 ऑप्शन में आंसर करिए, कोशिश करिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है ये आप लोगों का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, इससे डील करता है। ओके, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अब अलग आर्टिकल बना दिया गया है। ठीक है, पहले दोनों एक ही आर्टिकल में थे लेकिन अब अलग आर्टिकल बना दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है आप लोगों का, ठीक है, वो आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपका 338A ट्राइब के लिए। पहले क्या था, शुरुआत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक ही आर्टिकल हुआ करते थे दोनों, 338। फिर बाद में क्या किया गया आप लोगों का, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग अलग कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ना आप लोगों का 2004 के अंदर में अलग इसका आर्टिकल बना दिया है 338, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था आई थिंक यहाँ पर मैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए, जो कि 2004 में लागू हुआ आप लोगों का, ठीक है, उसके जरिए 338 बना दिया गया आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, आपको बकायदा पूरा फ्रेंड्स अच्छे से घुटनों पे बैठकर लिख के समझाया था मैंने आप लोगों को ये नीचे तक जाके कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है आपका 338A से रिलेटेड है। ठीक है, प्लीज इसको याद रख लो, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन फ्रेंड्स मेरी बात मानिए आप लोग, आज अगर मेहनत कर लोगे ना तो एक एक नंबर से आप लोग जब आगे बढ़ोगे वो आपकी सफलता को जो है सुनिश्चित करेगा। यहां पर मैं एक तरफ में आपकी जो जिंदगी है ना उसको बिल्कुल चेंज करके जो है बेहतरी की तरफ में आप लोगों को डाल देगा। यही सारी चीजें हैं आप लोगों की। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है उसका आर्टिकल 338 है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति वाला जो है वो 338A है, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आपका 338B बाद में बनाया गया और आपका, ठीक है, वो भी आपको बताया था मैंने। ऊपर वाला जो पॉइंट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने वाला है आपका, इसी वजह से मैं आपके लिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है, इसको याद रख लेना आप लोग। थोड़ा सा शेड्यूल्ड ट्राइब ये ऑप्शन के अंदर में यहाँ पर मैं बनाते समय थोड़ा सा वो रह गया, शेड्यूल्ड ट्राइब का 338A है। ठीक है, तो ए आंसर भी जिसने लगाया होगा उसको सही मान लेना अपना आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
19वें नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? और इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बता दीजिए आप सब, जल्दी जल्दी से। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जी। तो देखिए, जयंती पटनायक जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो जयंती पटनायक जी जो है, ये भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा थी। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। मैं आप लोगों को 2 टारगेट देता हूं, ठीक है, ये 2 टारगेट आप लोग मुझे लास्ट में जो है बताना, या फिर कल वाले सेशन के अंदर में आप लोग करके आना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल वाले सेशन में भी आना है आप लोगों ने, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल का सेशन में मिले। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी वाली अध्यक्ष कौन है, ओके। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओगे बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है। ठीक है, क्या बताना है आप लोगों ने? पहला बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है अभी, और दूसरा बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताओगे आगे में जाकर। ठीक है, आगे वाले ये आप लोगों के लिए अभी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप लोगों के लिए। रेखा शर्मा आप लोग आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स अभी वाले के लिए, ठीक है, और कंटिन्यूअसली जो है अभी आंसर अभी आप लोगों के और भी आ रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, अश्वमेध देवी जो है वो बनी है महिला, जी बिल्कुल, ठीक है, अश्वमेध देवी। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा भी दूंगा, रेखा जो है आप लोगों का शर्मा जी वाला और अश्वमेध देवी वाला, तो ये आप लोगों को मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों को पक्का करवाऊंगा मैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से जुड़े रहना है। तो जयंती पटनायक जी है, ए इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये भी करवाया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बना था ये? ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना था आपका। इसका कानून कब बना था ये बता दीजिए आप लोग। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट, एनसीडब्ल्यू एक्ट कब बना था ये आप लोग कमेंट में आंसर करिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आंसर करते हैं यहाँ पर में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट जो है आप लोगों का, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट कब बना था? 1990 में बना था आप लोगों का। और इसकी स्थापना जो हुई थी, आयोग की स्थापना एक्चुअल में 1992 में हुई। ठीक है, 2 साल। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग जब लड़की देखने जाते हो उसी दिन शादी करते, मम्मी मम्मी ने मेरे को लड़की बहुत पसंद आ गया, अभी कर दो शादी मेरी, ऐसा थोड़ी करते हो आप लोग। ठीक है, मम्मी बोलेंगे रुक जा बेटा, सबर कर थोड़ा, ठीक है, बात करते थोड़ा, उनकी भी हाँ वगैरह जान लेते हैं। ठीक है, रिश्ता उश्ता पंडित जी को बुलाएंगे, मुहूर्त उहूर्त निकालेंगे, फिर करेंगे। तो एक्ट बना, ठीक है, उसके 2 साल बाद जो है यहाँ पर में उसकी स्थापना हुई। पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक जी, और अभी वाली है रेखा शर्मा। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्राचीन काल से ही भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन का सही क्रम है? आपको बताना है फ्रेंड्स कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का सही क्रम बताना है आप लोगों ने। ठीक है, सही क्रम। मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, एक अगर आप लोगों में से किसी को याद आ रहा है वो एक मैंने एक एक्रोनिम आप लोगों को बताया था, वो अगर आपको याद है, ठीक है, PDEDF। ठीक है, PDEDF, ओके। तो PDEDF के अंदर में यहां पर मैं आप लोगों को हो जाएगा पोर्तुगीज, सबसे पहले पोर्तुगीज, ठीक है, फिर आए थे डच लोग, डच बोल के बताओ आप लोग, डच नहीं बोला, डच, इंग्लिश में डच बोलते हैं इसको, और हम लोग हिंदी में डच लिख देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन डच है, डच। नेदरलैंड या होलैंड के निवासी, इंग्लैंड के लोग, या जिसको ब्रिटिश भी बोल सकते हो, इंग्लिश लोग आए थे। ठीक है, फिर डेनमार्क के लोग आए थे, डेनिश। अब ये मैं नहीं आया था, नहीं तो बोलेंगे सर आप आए थे क्या यहाँ पर 1616 के अंदर में। ठीक है भाई, मैंने आया था, मैं यहीं पे था, मतलब यहीं से था मैं, ठीक है, उससे भी पहले से। ठीक है, ये डेनिश मतलब डेनमार्क के लोग है, डेनमार्क। ठीक है, नाम की स्पेलिंग इन लोगों ने मेरी चुरा ली, ओके। और फिर लास्ट में आए थे फ्रेंच लोग। ठीक है, ये डेनिश है और मेरा नाम दानिश है, ओके। तो ये डेनिश डेनमार्क के लोग थे। तो PDEDF ये इसका सही क्रम है आपका, PDEDF। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे जो सही आंसर आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, हो सकता है एक आध ऑप्शन बीच में ना दिया हो, लेकिन वो भी आपको बताना है। ठीक है, PDEDF, पुर्तगीज डच आए थे, तो ये डेंस पहले आए थे ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग। ठीक है, उसके बाद में पोर्तुगीज आए थे सबसे पहले, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता आप लोगों का। पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए थे, इंग्लिश को छोड़ दिया, देखो जानबूझ के ऑप्शन को थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए इंग्लिश को छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। तो इंग्लिश यहाँ थे, फिर डेंस आए, फिर फ्रेंच आए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे ऑप्शन को आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए भी आप लोगों को, तो प्लीज इसको याद रखिए। अब याद रहेगा, सभी लोग एक बार कमेंट में लिख देंगे PDEDF, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, PDEDF। ठीक है,
ओके तो PDEDF ये वाला आप लोग याद रखोगे, ये आपको बताया था। देखिए यहाँ पर मैं बताया भी मैंने आपको कि जो डेनिश थे, डेनमार्क वाले लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था 1845 में अपने जितने भी कारखाने वगैरह थे, सब कुछ था, बिजनेस, वो इंग्लिश को बेच दिया था। ये क्वेश्चन केबीसी में आया था कि किसने अपना पूरा कारोबार इंग्लैंड को बेच दिया था 1845 में और धार्मिक कार्य में लग गए, तो वो डेनमार्क के लोग थे। ठीक है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। ओके PDEDF। ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हर कोई बच्चा जल्दी से करेगा, और 20 में से कितना स्कोर आया वो भी कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, 1668 में फ्रेंच लोग आए थे और 1954 के अंदर में भारत छोड़कर गए। ठीक है, सबसे पहले आए थे पुर्तगीज और सबसे लास्ट में 1961 में भारत छोड़कर गए। सबसे लास्ट में, सबसे पहले आए पुर्तगीज और सबसे लास्ट में भी गए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, कौन सी चीज कहां से ली है हमने। आप लोगों में से कितने लोग यहां पर में इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आप लोगों के। भारत राज्यों का संघ है और संघ को अधिक शक्ति है, ये लीग पेपर में आया था, ये वाला पॉइंट कितने लोग कंफर्म कर सकते हैं जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है, एक आपके 6 to 8 में या फिर आई थिंक 1 to 5 के अंदर में इसमें आया था कि यूनियन जो है वो ज्यादा पावरफुल रहेगा आप लोगों का एज कंपेयर टू स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपका कनाडा से लिया गया है, ये वाला कंसेप्ट आपका, ये मैंने आपको उस समय जो 6 to 8 वाला मैंने आपको बताया ना, उसमें करवाया भी आप लोगों को। ठीक है, तो डी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बार बार बताया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको तो जो है फ्रेंड्स गांठ बांध के रख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पार्ट नंबर 4 है DPSP, ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से उधार, हमारे देश के संविधान के अंदर में, तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगेंगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, यूएसए से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट वाला ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, TRE 2 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, मूल अधिकार कहां से लिए, यूएसए से लिए है, तो बी की जोड़ी 2 के साथ में लगेंगी। ठीक है, बी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, तो बी की जोड़ी 4 के साथ में दोनों जगह पे लगी है। संघ और राज्य में संवर्ती सूची, संवर्ती सूची भी बार बार बताया आपको, कॉन्करेंट लिस्ट, एक ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ऐसे विषय, तो सी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ सी की जोड़ी 1 के साथ यहाँ लगी है, और डी का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं और आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकता था, बट मैं चाहता था कि आपको सारी चीजें याद हो, ये चारों की चारों चीजें याद हो। क्या मैं बिना ऑप्शन के लास्ट में ये क्वेश्चन रख दूं आप लोगों के लिए, कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि लास्ट में बिना ऑप्शन के मैं रख दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसका आंसर कर सके। ठीक है, लास्ट में बिना ऑप्शन के भी मैं एक बार रखने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था, और इसको भी हमने देखा हुआ है बकायदा आप लोगों के लिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था। ठीक है, तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स, आपने 23 मार्च 1940 को, क्योंकि 23 मार्च को ये पाकिस्तान डे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, लाहौर। ठीक है, जो यहाँ पर में सेशन, इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, उसी अधिवेशन में 1940 में, 1940 में 23 मार्च को पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जो है फ्रेंड्स वो पास किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेंगे थोड़ा सा, 23 मार्च 1940 को। ठीक है, इसके बारे में मैंने और भी आप लोगों को कुछ चीजें थी जो बताया था, आप लोग यहाँ पर में देख भी सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोगों को बकायदा उसके बारे में जानकारी आप लोगों को दी है कि प्रस्ताव पारित कब किया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर में ये देखा था कि किसने ये प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और इसके अलावा किसने ये प्रस्ताव लिखा था, ये भी आपको बताया था मैंने, आप लोग देख सकते हो ये वाला लाहौर रिजोल्यूशन जो है आपका, इसको एम जफरुल्लाह खान ने लिखा था। ठीक है, एम जफरुल्लाह खान ने, मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने लिखा था। इसको प्रेजेंट किसने किया था कि भाई प्रस्तुत करता हूं मैं इसको, वो किया था AK फजलुल हक ने, जो कि उस समय में बंगाल सूबे के, ठीक है, प्रीमियर थे, प्रधानमंत्री, या उस समय, क्योंकि प्रीमियर वाला कंसेप्ट था उस समय में, जो चीफ मिनिस्टर जैसे बोलते हैं ना, उस समय में प्रीमियर बोलते थे, तो बंगाल सूबे के प्रीमियर थे ये, तो AK फजलुल हक, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो अब आंसर क्या करोगे आप लोग, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, ताकि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर सके अच्छे से। बहुत बढ़िया, जी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स लाहौर प्रस्ताव की, तो लाहौर प्रस्ताव जो है आप लोगों का 1940 के अंदर में 23 मार्च 1940 को प्रस्ताव पारित किया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इसी वजह से पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान डे मनाता है अपना, 23 मार्च को पाकिस्तान डे के रूप में मनाता है वो।
मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था आप लोगों का, ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड वाला है ना, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कब हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड, वो क्वेश्चन आया था। मैं आपको आंसर नहीं देने बोलूंगा, बट आप लोगों को से बस आंसर पूछ लूंगा। तो 1908 में होता, क्वेश्चन से आंसर कैसे निकाला जा सकता है, एक नंबर यहां भी मिल सकता है। कौन इससे रिलेटेड थे? सावरकर नहीं थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने जो है फ्रेंड्स किंग्सफोर्ड नाम के जो अधिकारी थे उन पर बम फेंका था। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, मोर देन वन ऑफ दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? 71% लोग है फ्रेंड्स जिन्होंने सही आंसर दिया है। कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ये वो बच्चे जो पेपर अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए कांग्रेचुलेशन आपको, डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए ये था वो क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर है, इन विच ईयर डिड द मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हैपेंड। तो आंसर देखिए आप लोगों का, इस क्वेश्चन में जो दिया था वो इसका आंसर था। एक्चुअल क्वेश्चन जॉब लगाने वाला, ये क्लास हो रही है आपकी पूरा पूरा आप लोगों के लिए रिसर्च करके, तो जो बच्चा लेक्चर देखेगा वो पास कर जाएगा। बस आपने क्या करना है फ्रेंड्स, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है, पॉजिटिविटी को अपनाना है। निगेटिव लोग बहुत सारे आएंगे जो आपको निगेटिव जो है करेंगे, खुद पढ़ लेते हैं और दूसरों को डिमोटिवेट करके जो है ना हट जाते हैं, वो खुद पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों से बचना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस 1908 के अंदर में हुआ था, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, अच्छा इनमें से किसको फांसी दी गई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस, एक ने आत्महत्या कर ली थी और एक को फांसी दे दी गई थी। आप लोग बताइए कि किसको फांसी दी गई थी और किसने आत्महत्या कर ली थी, है ना। एक लेवल हम लोग आगे बढ़ते, अभी एक लेवल और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि दोनों ने बम फेंका था, ठीक है। जब पकड़ने की कोशिश की गई इनको, तो प्रफुल्ल चाकी जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, इन्होंने सुसाइड कर लिया था। और खुदीराम बोस जो है इनको फांसी की सजा दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखोगे, ओके। इन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया था, ये पकड़ना अपने आप को, वो चाहते थे कि पकड़ ना पाए, ये भी चाहते थे ना पकड़े, बट इनको पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, ये याद रखना आपने। तो ये आप देख सकते हो, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, खुदीराम बोस जो है उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नाउ फ्रेंड एक क्वेश्चन और आप लोगों का, जल्दी से बताइए आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका श्रेय आपको जाता है सर, आप बहुत अच्छे समझे। रजनी त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मेरे पूरे बच्चों को जाता है, मेरी पूरी टीचिंग परीक्षा की जो टीम है, आप लोग है, आप लोग भी टीम है, आप लोग परिवार का हिस्सा है, आप लोगों को भी जाता है इसका पूरा का पूरा श्रेय, ठीक है। आप लोग है और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इसी वजह से एनर्जी आ रही है। पूरे पिछले लगभग 1 घंटे से पूरी जो एनर्जी बनी हुई है ना, ये आप लोगों की वजह से। लाइक कर दिया सेशन को, जो बच्चों ने शेयर किया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ये बच्चे जो एनर्जी दे रहे हैं कंटिन्यूअसली मुझे कि सर आप पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। और ऐसे ही सेशन लेकर आइए। तो जो बच्चे अपना यहाँ पर में कंटिन्यूअस एफर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसका आंसर करिए आप सभी लोग, और जो बच्चा जिसको डायरेक्ट आंसर पता होगा ना, वो इसका आंसर कर पाए। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ए लगा रहे हैं। 42% लोगों ने आंसर लगाया है ए, 26% लोगों ने लगाया है बी, 14% लोगों ने लगाया है सी और 17% लोगों ने लगाया है डी, ठीक है। बट मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आंसर जो है ना, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, ऊपर में से कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर है आपका। कितने लोगों ने यहाँ पर में आंसर लगाया है ई, ठीक है, ये भी देखते हैं ई क्यों, क्योंकि झारखंड का गठन जो हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 15 नवंबर को सन 2000 में, ठीक है। इसी वजह से इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो है वो ई हो जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर सन 2000 कहीं पे भी दिया नहीं है आपको, ठीक है। इसी वजह से जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का, तो जो बच्चे इसीलिए तो चाह रहा हूं मैं आपको कि कब पोल में लगाना है, कब कमेंट में आंसर करना है। आपकी जितनी बेहतर प्रिपरेशन हो सकती करेंगे। क्या आप सभी लोग एक साथ एक एक ग्रुप के अंदर में हर एक बच्चा जो है शेयर कर सकता है, ताकि 100 बच्चों का टारगेट हम लोग कंप्लीट कर सके। लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में मुझे भी मोटिवेशन मिले, पूरी टीम को भी, ओके। तो 15 नवंबर सन 2000 को जो है अलग किया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। एक क्वेश्चन आपका, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हस्ताक्षर कौन से तारीख को हुए थे ये बताना है आप लोगों ने। टीआरई 2.0 के अंदर में आ चुका है, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 2663 का आप लोगों का चैट रेट चल रहा है, बहुत ही तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हो। यहाँ पर में बिरसा मुंडा का बर्थडे होता है 15 नवंबर को, उसको ठीक है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पर। और उसी तारीख को इसलिए चुना गया था झारखंड को अलग करने के लिए, ठीक है, झारखंड राज्य का निर्माण करने के लिए। तो पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे फ्रेंड्स आप लोगों के 1932 में। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 24 सितंबर 1932 को आंसर किए गए थे पूना की यरवड़ा जेल में। किसके किसके बीच में हुए थे हस्ताक्षर, ये जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट करके। कौन से 2 लोग थे जिनके बीच में हस्ताक्षर हुए थे, वो हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में।
ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता पुणे की यरवड़ा जेल के अंदर में। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, सिंपलिस्टिक रखा है ताकि आपको सारी बुक्स याद हो जाए। ये सारी इंपॉर्टेंट वाली बुक्स है, आपको बताना है कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है, और ये चारों आज के आज याद कर लो आप सभी लोग। मैं आप लोगों से कह रहा हूं फ्रेंड्स, चारों आज के आज याद कर लीजिए आप लोग, आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से, इनायत खान, जो हुमायूं नामा, ठीक है, मोहम्मद काजिम, जहांगीर। अब ये ठीक है उल्टा सीधा हो सकता है आप लोगों का, जैसे यहाँ पर भी हुमायूं नामा और बुक में वो उल्टा सीधा हो गया, लेकिन कोई नहीं, आप इसमें बता दीजिए कौन सा वाला गलत है, ठीक है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इनायत खान, ठीक है, इन्होंने शाहजहां नामा लिखी है, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनायत खान, ठीक है। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, ये उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये वाला मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा, इसको फ्रेंड्स एक बार, ठीक है, मैं चाहूंगा कि हर कोई बच्चा लिख दे, मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा औरंगजेब के ऊपर में ये बुक लिखी है। ये क्वेश्चन आप लोगों का मल्टीपल एग्जाम्स में आ चुका है, मोहम्मद काजिम वाला, आलमगीर नामा। आलमगीर किसका नाम था? आलमगीर जो है फ्रेंड्स औरंगजेब का नाम था, ये याद रखना है, औरंगजेब का। काफी सारे बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, तो प्लीज इसको याद रखिए, आलमगीर नामा। जहांगीर, ठीक है, बहारे आजम नहीं, ठीक है, जहांगीर ने जो है फ्रेंड्स जहांगीर नामा लिखी थी, जहांगीर नामा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जहांगीर ये तुजू के जहांगीरी जिसको कहते हो आप लोग, पूरी की पूरी बुक आपको दिखा देता हूँ। तुजू के बाबूरी बाबर ने लिखी थी, हुमायूं नामा हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम उसने लिखी थी, तुजू के जहांगीरी लिखी है जहांगीर ने, शाहजहां नामा इनायत खान ने, शाहजहां नामा शाहजहां का इतिहास शाहजहां नामा इनायत खान ने, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम ने। ये एक एक क्वेश्चन आप लोगों को फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे बढ़ाएगा, आप लोगों को जो है बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ा देगा। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे आप सभी लोग। तो आलमगीर नामा, शाहजहां नामा, तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं नामा किसने लिखा है आप लोग लिख दीजिए, हुमायूं नामा उनकी कौन थी? बहन थी वो, ठीक है, सिस्टर थी। चलिए, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों का। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, बताइए जल्दी से, ये किसकी किसकी वजह से बनता है? 28वें नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताओगे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसकी वजह से बनता है। देखिए, स्टेलेक्टाइट जो होता है ना आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, ये सीलिंग से लटकता हुआ यहां पर में इस तरीके से लटक रहा है, पानी टपक रहा था, जम गया यहां पर में भाई हाई, ठीक है, वो है वो आपका, ठीक है, पानी जो है जम गया, मिनरल्स वगैरह होते हैं उस पानी के अंदर में, ठीक है, वो जम गया। तो जो अंडरग्राउंड भूमिगत जल होता है ना, वो टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग नहीं लगाई, पानी ने स्टेलेक्टाइट बनाया, ठीक है, और टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसते बरसते वो स्टेलेग्माइट भी बना देता है। अब कैसे होता है ध्यान से समझना आप लोग, देखो ये यहाँ से टपक रहा था पानी, टप टप जम गया यहाँ पर में, ठीक है, वो जम गया ऊपर में, ऐसी नोकीली जो है वो धारदार वो बना दिया उसने गुफाओं के अंदर में, पानी की वजह से होता है। और कुछ पानी टपक गया होगा तो वो टप 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 एक के ऊपर एक जमा होते जाता है, वो जम जाता है पानी, ठीक है, इस तरीके से ये बना देता है, ठीक है, स्टेलेक्टाइट इसको कहते हैं आप लोग। ओके, ये ऊपर वाले को स्टेलेक्टाइट कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं स्टेलेग्माइट। ओके, तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये क्या होती है? गुफाओं के अंदर में बनती है, भूमिगत जो गुफाएं होती है उनके अंदर में बनती है, और अंडरग्राउंड वाटर की वजह से बनती है, ये भूमिगत जल के द्वारा बनती है, इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको याद रख लीजिए आप सभी लोग, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाए यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, भूमिगत जो गुफाएं वगैरह होती है ना उनके अंदर में पाया जाता है ये आपका स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। नाउ फ्रेंड्स, 29वें नंबर का क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब देखिए, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं सभी याद होनी चाहिए, और आपको टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी अनुसूचियां याद करवाया है, और पेड कोर्स में पूरा एक स्पेशल लेक्चर है आप लोगों का अलग से उसके अंदर में अनुसूचियों के ऊपर में, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पॉलिटी करके एक पूरा लेक्चर था, आई थिंक शायद 2 घंटे का या 3 घंटे का लेक्चर था, वो पूरा का पूरा उसके अंदर में आपको करवाया है मैंने, उसमें सारे के सारे पार्ट्स और ये के। तो आपका, ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें रहेगी, ठीक है, राज्यसभा में कितनी सीटें रहेगी अलग अलग राज्यों की, ये आप लोगों का दिया हुआ है आपके, ठीक है, चौथी अनुसूची में। अच्छा चलो, चौथी अनुसूची के अनुसार बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें? और ये चौथी अनुसूची के अनुसार है, आंसर है आप लोगों का, बताएंगे जल्दी से। चौथी अनुसूची के अनुसार बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार के अंदर में राज्यसभा की है फ्रेंड्स आप लोगों की 16 सीटें, ठीक है। अच्छा, यूपी की कितनी सीटें हैं जिसमें सबसे ज्यादा सीटें आप लोगों की? अरे कुछ लोग 40 जो लगा रहे हैं ना वो लोकसभा की लगा दे रहे, मैं राज्यसभा की पूछ रहा हूं। आप लोग बताइए यूपी में कितनी सीटें हैं?
यूपी के अंदर में, ये भी आप लोग बता देंगे। और मैं आपको बता दूं एस्टेट के एक शिफ्ट के अंदर में यूपी और बिहार का डिफरेंस पूछा था, वो आप लोग बता दोगे, यूपी और बिहार का। तो यहां पर में 31 है, बताइए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, चलिए 80 जो बोल रहे हैं वो लोकसभा वाला बता रहे हैं, मैं आपसे राज्यसभा का पूछ रहा हूं, क्योंकि चौथी अनुसूची में अलग अलग राज्यों में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं उनका विवरण दिया गया है आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, पूरा आपको दिया गया। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत के, उनके नाम और उनकी सीमाएं दी गई है। दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन, किसको कितना पैसा मिलेगा वो दिया गया है। तीसरी में शपथ, अगर आप राष्ट्रपति बनोगे तो क्या शपथ लोगे, अगर आप सांसद बनोगे तो क्या शपथ लोगे वो। और चौथी अनुसूची जो है आप लोगों की, इसमें दिया है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी और छठवीं, ध्यान से समझना, पांचवी अनुसूची पूछा था कि नहीं पूछा था एग्जाम के अंदर में आप लोगों से। पांचवी अनुसूची में दिया है अनुसूचित जनजाति जो है उनका प्रशासन। अनुसूचित जनजाति जो है, जहां जहां अनुसूचित जनजाति रहती है, आदिवासी लोग रहते हैं, उनका प्रशासन कैसे चलेगा। और जो छठवीं अनुसूची है वो भी अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है, लेकिन उसमें स्पेशली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो अनुसूचित जनजाति है वो आती है। ये पूरे देश भर के जो अलग अलग 10 राज्यों के अंदर में दिया गया है ना अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, उनके प्रशासन की बात करता है कि उनको अलग थोड़ा स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा। लेकिन अगर अनुसूचित जनजाति आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम में रहती है तो उनके लिए अलग प्रावधान है, उनको कुछ और एक्स्ट्रा प्रोविजन दिए गए वो छठवीं अनुसूची में। ध्यान से समझना मेरी बात को, पांचवी और छठवीं अनुसूची दोनों अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है, दोनों। ये अनुसूचित जनजाति ओवरऑल पूरे देश के लिए है, ठीक है, 5वें नंबर वाला। 6वें नंबर वाला कौन से 4 राज्यों के लिए है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए कि 6वीं अनुसूची में कौन से राज्यों के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रावधान किए गए। 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति के कौन कौन से राज्यों की अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6वीं अनुसूची के अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, और आप लोगों के लिए देखिए पूरा का पूरा जो है यहाँ पर में ये दिया हुआ है। आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी पूरी की पूरी। ऐप पर चली जाइए और किसी भी कोर्स में चले जाइए, आप लोग किसी भी कोर्स में चले जाइए, फ्री में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां पर में ओपन रखा जाएगा, फ्री में पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगी ऐप के ऊपर में। तो टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लेना है जिन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, आप लोग टीचिंग परीक्षा के आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। कोई भी कोर्स में चले जाइए, बीपीएससी वाले, टीआरई 3.0 वगैरह या कोई भी रिवीजन किसी में भी, उसमें सब में डाल देंगे अपन लोग। ठीक है, 30वें नंबर का क्वेश्चन, मुक्ति जो है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था, बता दीजिए जल्दी से। मुक्ति दिवस कौन सी जो है इसको मनाया गया था, मुक्ति दिवस। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस। और ये क्यों बनाया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको बताया था मैंने कि 1937 के अंदर में चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसमें से 8 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस की 8 राज्य या प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी उस समय में जो चुनाव हुए थे उसमें। ठीक है, ये सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। कब, ठीक है, 28 महीनों बाद, 28 महीनों मंथ के बाद में रिजाइन कर दिया। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में भारत को जबरदस्ती डाल दिया गया था कि भारत वर्ल्ड वॉर 2 लड़ेगा, हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 में हम लड़ाई करेंगे, जबरदस्ती डाल दिया तो रिजाइन कर दिया। उस खुशी में मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को। ठीक है, बट वो तारीख वो कौन सा था आपका, तो 22 दिसंबर 1939 को जो है फ्रेंड्स मुक्ति दिवस मनाया था, ये याद रखना है, डे ऑफ डिलीवरेंस मुस्लिम लीग के द्वारा, कि कांग्रेस से मुक्त हो गया देश ऐसा बोलकर। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस मुक्ति दिवस मनाया था कि मुस्लिम जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज है उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है भाई, उन्होंने रिजाइन किया, इधर क्या खुशी हो रही दूसरी पार्टी को। तो 22 दिसंबर 1939। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान डे कब मनाते हैं ये लोग, 23, ठीक है, 23 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, मार्च को। क्यों, क्योंकि 1940 में लाहौर अधिवेशन के अंदर में पाकिस्तान का वो प्रस्ताव पारित हुआ था, है ना। देखो आप लोग कितना तरीके से हम लोग लिंक कर करके पढ़ रहे हैं, अच्छे से सारी की सारी चीजें याद करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप ये देख सकते हो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको लीड किया था। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, चलिए एक जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं यहां पर में एक छोटा सा मतलब यहां पर में है ना चेंज करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब आप लोग आंसर कीजिए।
ठीक है, आपको बताना है कि मैच द एनिमल कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर विद देयर करस्पॉन्डिंग कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, आपको मैच करना है, और कल ही इसकी ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, इसकी ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को इसकी। 31वें नंबर का क्वेश्चन है, और 30 में से कितने लोगों के कम से कम 25 क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी कमेंट करके बता देंगे। अभी अब तक कितने लोग हैं जिनके 25 क्वेश्चन लगभग सही हो चुके हैं, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। और ट्रिक याद होंगी अगर तो ट्रिक को भी बताते जाएंगे, लिखते जाइए जो जो ट्रिक आपको याद आ रही है। और जैसे मैं यहां पर मैं देख रहा हूं, यहां पर मैं ओके कंटिन्यूअसली लोग आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स, याद हो गया है मतलब आपको। ठीक है, पश्चिम के देश जो है वो घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो हमने याद किया था कि पश्चिम की तरफ में घोड़ा देख रहा है, ऐसा याद कर लिया था हमने, बनाया ट्रिक। ठीक है, ठीक है, ईस्ट जो है वो हमको बैल समझते, ईस्टर्न लोगों को, हम पूरब में रहते हैं ना, पूरब साइड में हम लोग, तो हमको बुल समझते, बैल समझते, लोग सांड समझते, बट है नहीं हम लोग, तो ईस्ट की तरफ में बुल देख रहा है। साउथ में लायन पाए जाते हैं तो लायन, ठीक है, और साउथ में जो है एलिफेंट पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो एलिफेंट साउथ की तरफ में देख रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया वाले लोग अपने आप को लायन समझते हैं, तो शेर। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 31वें नंबर का। और फ्रेंड्स यहां पर मैं अब तक जो आंसर आए हैं उसके अनुसार लगभग लगभग जो है क्लोज टू 90% जो लोग हैं फ्रेंड्स, 88% से ज्यादा लोग जो है उन्होंने सही आंसर किया है। जिन्होंने भी सही आंसर किया हाथ ऊपर कर देंगे, और अब ट्रिक याद हो गई, अब कभी भूलेंगे नहीं, वो बता देंगे मुझे कमेंट करके कि सर अब कभी नहीं भूलेंगे ये ट्रिक। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो सारनाथ स्तंभ में 4 जानवर 4 अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। ठीक है, और 4 दिशाएं कौन कौन सी है ये भी हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर में है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये आप लोगों को ऑलरेडी ये आपका आया था कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, स्थापना वर्ष पूछा था आप लोगों से। ठीक है, अगर याद आ रहा है तो प्लीज वो भी कमेंट कर दीजिए, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहां है, देहरादून के अंदर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखिए आप सभी लोग फ्रेंड्स, सी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। सर्वे ऑफ इंडिया टीचिंग परीक्षा की बीपीएससी टीआरई का जो पेड कोर्स है उसमें ऑलरेडी आपको बताया था, इसकी स्थापना 1767 में हुई थी, और उत्तराखंड देहरादून के अंदर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है आपका। ठीक है, ये आपको पढ़ाया था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी आपका टीआरई जो लीक पेपर था उसमें। तो 1767 इसको याद रख लेंगे आप सभी लोग। आई होप आप सभी ने आंसर कर दिया होगा। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप देख सकते हो, देहरादून के अंदर में उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देना चाहूंगा वो स्लाइड। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये फ्रेंड्स सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वाला क्या है आप लोगों का, सबसे पुराना जो है साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। ठीक है, वैज्ञानिक डिपार्टमेंट है सबसे पुराना वाला, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए मैप वगैरह बनाने की, भारत में मैप बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो सर्वे ऑफ इंडिया की, ये भी याद रख लेना आप सभी लोग, मैप बनाने की जिम्मेदारी। ओके, चलिए 1975 में ब्लैंक संशोधन द्वारा सिक्किम भारत संघ से जुड़ा, तो कौन सा वाला संविधान संशोधन था जिससे जरिए भारत में सिक्किम शामिल हुआ था। अब देखिए ईयर आप लोगों को एक नंबर यहां भी बन सकता है ना, 30 जो है 3 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताइए, एक क्वेश्चन तो यहां बन गया आपका, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स 1975 में 36वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 36वें नंबर का संविधान संशोधन, जिसके जरिए सिक्किम भारत संघ से जुड़ा था, भारत का राज्य बना था। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके बारे में आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि पहले ये आप लोगों का जो है ना एसोसिएट स्टेट बना था 1974 में, 1975 के अंदर में जो है ये आपका पूर्ण रूप से भारत का राज्य बन गया। ठीक है, ओके, चलिए तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि भारत का संघ से जुड़ गया, ये पूरा राज्य बन गया, आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आपका, बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण से का सबसे पहला विवरण किसमें है। 64वीं बीपीएससी की एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, बख्तियार खिलजी का बिहार पर जो आक्रमण हुआ था उसका विवरण आपको कहां मिलेगा, ये भी बता दीजिए आप लोग। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, ये आपको मिलता है तबाकत नासिरी में। चलो राइटर बताओ, इसके लेखक कौन है, ये आपको बार बार बताया हुआ है। ठीक है, बार बार आपको याद करवाया हुआ है, ताकि ऐसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर सके। तो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, मिनहाज ए सिराज ने लिखा है, मिनहाज, ठीक है, मिनहाज ए सिराज की जो पुस्तक है तबाकत नासिरी, उसमें आपको ये उल्लेख मिलता है। बी जो करेक्ट आंसर आप लोगों का फ्रेंड्स, बी हो जाएगा यहाँ पर में, तो इसको बी कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, जितने भी लोग हैं बी कर लीजिए, इसका इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर में। ठीक है, वो
एनिमेशन के अंदर में ए लगा हुआ है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे। और तबाकते नासिरी के अंदर में मिनहाज सिराज जो है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो तबाकते नासिरी के अंदर में मिनहाज सिराज जो है उन्होंने इसका उल्लेख किया है, पर्शियन भाषा में लिखी है ये पुस्तक तबाकते नासिरी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर में 36 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिको। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ना मैंने जैसे आप लोगों को पिछले बार भी इसको बिना ऑप्शन के करवाया था, चलिए ना एक बार यहां पर मैं फिर से कोशिश करते हैं। अगर आपने सारे ऑप्शन सही लगाए तो 1 नंबर अपने खाते में गिन लेना, मंजूर है? कुछ तूफानी करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं यहां पर में, ठीक है, ताकि एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर आपको आसान लगे। ओके, चलिए बताइए, मैक्सिको, ब्राजील, मलेशिया, वेनेजुएला, सेंट्रल अफ्रीका, वियतनाम, कहां पर में क्या बोला जाता है? और सारे ऑप्शन आप लोग सही लगाओगे तभी 1 नंबर अपने गिनना। ए 1 की जोड़ी, ठीक है, मैं लिखते जाता हूं, आप लोग मेरे साथ में लिखते जाइए। 1 की जोड़ी किसके साथ में लगेंगी? ठीक है, मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है, मिल्पा। ठीक है, मिल्पा। अगर सही है तो आप कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज अपने आपको करेक्शन करते जाइए आप लोग, ताकि आपको याद हो जाए। ई के साथ में लगेंगे, ऐसा लिख देता हूं ना मैं आप लोगों का, ई के साथ में। ठीक है, ब्राजील में रोका कहा जाता है तो 2 की जोड़ी सी के साथ लगेंगी आप लोगों की। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है तो 3 की जोड़ी जो है वो बी के साथ लगेंगी आप लोगों की। ठीक है, वेनेजुएला में इसको कोनुको कहा जाता है, ठीक है, तो 4 की जोड़ी जो है वो डी के साथ में लगेंगी, वेनेजुएला, कोनुको। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में इसको मासोले या मासोल कहा जाता है तो 5 की जोड़ी मध्य अफ्रीका के अंदर में, ठीक है, एक ही साथ में लगेंगे, मासोल या फिर मासोले, जो भी आप लोग इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहो। ठीक है, और छठवां जो है आपका वियतनाम, वियतनाम में इसको कहा जाता है रे, तो एफ के साथ लगेंगी। कितने लोगों ने सही लगाया है यहां पर मैं जल्दी से बता दीजिए, और नहीं भी किया है, ठीक है, जो गलत हुआ होगा आप लोगों का उसको आप कमेंट में लिख दो एक बार, ताकि आपको अब अगले बार से याद हो जाए। ठीक है, आप लोगों के लिए ही, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जो अपने चाहता है ना कि उसको याद रहे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर लीजिए एक्टिविटी। ओके, जिन लोगों का सही था वो हाथ ऊपर करके बता देंगे, और बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर में इसको देख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, और ऐसे पढ़ाने में ना मेरे को मजा आ रही है। मुझे लग रहा है कि और आप लोगों के लिए ऐसे बड़े बड़े सेशंस लेने चाहिए। ठीक है, और टेस्ट वगैरह भी आप लोगों के लिए जरूर लेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए पूरा का पूरा ये ऑलरेडी जो है फ्रेंड्स आपके ऐप के अंदर में डाल दिया गया है, आप लोग इसको प्लीज पढ़ सकते हो वहां से भी, पूरा आपके ऐप में डाल दिया गया है आप लोगों के। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में ये भी पूरी लिस्ट आपके लिए डाल दी गई है टीचिंग परीक्षा के ऐप में। 37वें नंबर का क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? आर्टिक होम इन द वेदास, द ओरायन, गीता रहस्य। जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर कर रहे हो। तो आर्टिक होम इन द वेदास एंड गीता रहस्य, ठीक है, ये 2 पुस्तकें जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। ये याद रखोगे आप सभी लोग, उन्होंने तो लिखी है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स एक पुस्तक जो है वो और है आप लोगों की, जो इनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पर में आप लोगों ने ये याद रखना है कि इनके जो 2 अखबार थे वो कौन कौन से थे, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। और वो अखबार आप लोगों के कौन से थे? ठीक है, अखबार इनके थे यहाँ पर में आपके केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा जो है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप लोग, ये अखबार इनके द्वारा निकाले गए थे, केसरी और मराठा। ओके, चलिए तो आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? तो बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है, ये जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? ठीक है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। जल्दी से आंसर कर देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आप सभी लोग। तो देखिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मैप के थ्रू देखोगे तो किशनगंज है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, पूर्णिया करता है, कटिहार भी करता है। तो ये 3 ही जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से करते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने जिले करते हैं, ठीक है, कितने जिले करते हैं, तो उस केस में भी आपको पता होना चाहिए कि 3 जिले करते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कितने जिले हैं, नंबर बताना है आप लोगों ने कि कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं बिहार के, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एकदम स्पीड में यहां पर मैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में करते हैं, आप लोग बताइए गिन के जल्दी से। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों से यूपी से और फिर झारखंड से भी पूछा जा सकता है। 8 यूपी और झारखंड से हो जाएगा आप लोगों का। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे नेपाल के साथ में कितने करते हैं। तो 7 7 7 की लाइन लग गई यहां पर में,
तो देखिए, ठीक है, चंपा, ठीक है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। चंपा और सीता जो है मधु बना रही थी, तो ये 1 2 3 4 हो गए आप लोगों के, ठीक है। उन्होंने सांप देखा, 5वां हो गया। उन्होंने चिल्लाया अरे रे रे किशन भगवान बचा लो हमको, तो 6 और 7, तो 7 जिले जो है फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, नेपाल के साथ में अपनी